हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है वो है एआई टूल भाषणी के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने काशी तमिल संगम में भाषणी टूल की हेल्प से स्पीच दी थी। अब हम भाषणी टूल के बारे में जान लेते हैं। अब भी देखो, काशी तमिल संगम हुआ था, इसकी कल हमने न्यूज़ भी देखी थी, कल इससे संबंधित आर्टिकल भी कवर किया था। ठीक है, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दी थी, तब भाषणी एआई टूल है उसकी हेल्प ली थी। तो भाषणी एआई टूल क्या है? तो ये एक रियल टाइम में एआई की मदद से लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करता है। आप जैसे जैसे बोल रहे हो वो वैसे वैसे उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करेगा। जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ बट सामने वाला पर्सन किसी और लैंग्वेज को समझता है, तो ये रियल टाइम में लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करता है। ये भाषणी टूल है वो रियल टाइम में लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो ये भारत के द्वारा ही बनाया गया था। तो इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? नोडल मिनिस्ट्री है इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, माइटी मिनिस्ट्री है, वो नोडल मिनिस्ट्री है। इसकी एम क्या है? इसका एम है कम्युनिकेशन को बेहतर करना, कम्युनिकेशन को ईजी करना। कम्युनिकेशन ईजी कैसे होगा? तो कम्युनिकेशन है इसमें बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे कि संविधान की 22 लैंग्वेज है वो इसमें ऐड की गई है। तो भारत के किसी भी क्षेत्र का नागरिक है वो चाहे किसी भी लैंग्वेज को बोलना पसंद करता हो या किसी भी लैंग्वेज को समझता हो तो इसके माध्यम से कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे कि अगर वो हिंदी में बोल सकता है और दूसरी कोई लैंग्वेज उससे नहीं आती तो वो हिंदी में बात करेगा, और सामने वाला पर्सन है उसे उसी की लोकल लैंग्वेज में वो सुनाई देगा, हिंदी को ट्रांसलेट करके उसी लोकल लैंग्वेज में सुनाई देगा। तो उन दोनों के मध्य जो कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन है, वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन को बेहतर करना। और भारत की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, भारत में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी भाषाई आधार पर बहुत ज़्यादा विविधता है। भारत में 1599 बोलियाँ हैं और 129 है वो बड़ी, 122 है वो बड़ी भाषाएं हैं। ठीक है, तो उनमें है जो उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको रेस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, और इस जो प्रोग्राम है इसमें अलग अलग प्रकार के और भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत एक प्रोग्राम चलाया जाता है भाषादान, बिकॉज कि एआई टूल है वो ह्यूमन से ही सीखता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन से ही सीखता है। तो सीखिएगा कैसे? जब इसे कुछ इनपुट ही नहीं दोगे। तो इसमें जो भाषादान है इसमें आप है वो बाहर से इसे इनपुट दे सकते हो। जैसे आप विकीपीडिया में आप ओपन करोगे तो उसमें आता है आप अपना इनपुट दे सकते हो, कुछ चीज़ें लिख सकते हो। तो वैसे वैसे इस भाषादान में भी आप अपने इनपुट दे सकते हो। जैसे कि सुनो इंडिया है, उसमें आप ऑडियो है उसे सुनोगे, चेक करोगे और बताओगे इसमें जो ऑडियो है वो सही है कि नहीं है या क्या गलती है। ठीक है, फिर बोलो इंडिया, वहाँ पे आप बोल के बताओगे किस प्रकार से ट्रांसलेशन करना है। तो इस प्रकार से आप इसकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो इसी भाषादान प्रोग्राम के तहत इसमें ऐड किया गया ताकि डेटा और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो और भी ज़्यादा इसमें डेटा कलेक्ट हो सके। तो ये पूरा आर्टिकल था एआई टूल भाषणी के बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में भूटान ने एक इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। ये स्मार्ट सिटी जेलेफू में बनाई जाएगी, जो कि एक स्मार्ट सिटी होगी और पूरे इंटरनेशनल स्तर पर काम करेगी। इसमें भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने का काम किया जाएगा। अब इसके बारे में बात करें तो ये जेलेफू सिटी है वो म्यांमार का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, उसका ये पार्ट है। भूटान का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसका ये जेलेफू है उसका पार्ट है। और जो ये एक तो जेलेफू सिटी है, ठीक है, एक है समद्रुप जोंगखर और एक है फतसोलिंग। मतलब ये नाम याद रखना, फुंतसोलिंग, ठीक है, और जेलेफू और सोमदुर्ग जोंगखर। ये तीनों ऐसी सिटियाँ जहाँ से बाहर से भूटान में एंट्री कर सकते। तो बाहर से भूटान में एंट्री पॉइंट कहाँ कहाँ है? तो एक एंट्री पॉइंट है जेलेफ में, ये देखो जेलेफू, यहाँ पे जेलेफू है, यहाँ पर ये है समदुर्ग जोंगखर है, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो भूटान में। और ये है फुंतसोलिंग। तो यहाँ से भारत से भूटान में आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, ये इसके बारे में था। अब हम देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये एक डायनेमिक इकोनॉमिकल कॉरिडोर प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा? डायनेमिक और इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका मतलब क्या है? ये जो सिटी बनाई जाएगी ना, जैसे कि ये स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, तो इस सिटी को जोड़ा जाएगा। इंडिया में बात करो तो इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न जैसे असम है, फिर और भी नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट है, उससे जोड़ा जाएगा। फिर इसको जोड़ा जाएगा म्यांमार में, फिर थाईलैंड में। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया यानी आसियान कंट्री उनसे भी जोड़ा जाएगा। तो इससे क्या होगा? पूरी साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया और भूटान से कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी इस प्रोग्राम के माध्यम से। नॉर्थ ईस्ट है, म्यांमार है, आसियान के साथ में कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी। अब इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या, क्यों बनाई जा रही? इसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इसके एम है कि इन्वेस्टमेंट इससे अट्रैक्ट होगी। साथ ही साथ में ट्रेड बूस्ट होगा। ट्रेड बूस्ट कैसे होगा? देखो पहले तो पूरा ये इतना वो प्रोग्राम बनाया जा रहा है,
तो लोग बाहर से इन्वेस्टर भी आएंगे, वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ट्रेड बूस्ट होगा क्योंकि इसमें इसे टूरिज्म सिटी की तरह डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड कैसे बूस्ट होगा, क्योंकि एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी ना, तो इससे ट्रेड करना ईजी हो जाएगा। ईजी ट्रेड होगा तो ट्रेड बूस्ट होगा ही होगा। और साथ ही साथ में इसमें जीरो एमिशन का टारगेट है, मतलब इस सिटी को इस प्रकार से डेवलप किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से इसमें एमिशन ना हो, कार्बन एमिशन ना हो। इसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा। और इसमें जो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, जहाँ पे भूटान हमेशा टॉप करता है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। भारत का क्या रोल है, भारत है, इंडियन गवर्नमेंट है, और जो भी प्राइवेट कंपनी है वो इसमें इन्वेस्ट करेगी और वो इसमें इसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में हेल्प करेगी। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा, स्किल पर फोकस किया जाएगा, ऐसी कई चीज़ों पर इस पर फोकस किया जा रहा है। और ज़्यादातर तो इनका ध्यान है वो है इन्वायरमेंट पर फोकस है। किसी भी प्रकार से इन्वायरमेंट को डैमेज करने के बिना एनवायरमेंट को डैमेज किए इस प्रोग्राम को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है लोकसभा पास पोस्ट ऑफिस बिल 2023। लोकसभा ने अभी जो पोस्ट ऑफिस बिल है ना 2023 उसे पास कर दिया है। अभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है, तो इस बिल के बारे में देख लेते हैं। तो लोकसभा ने पोस्ट ऑफिस बिल इसे पास कर दिया है। तो ये बिल किसे रिप्लेस करेगा, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट था 1898 का, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 का एक्ट था, उसे रिप्लेस करेगा और उसका स्थान लेने का काम करेगा। इसका उद्देश्य क्या है, पोस्ट ऑफिस की जो सिस्टम है उसको आसान बनाना तथा इसके अलावा तो देखो, एक तो इसका एम क्या है, पोस्ट ऑफिस का जो सिस्टम है वो काफ़ी जटिल था, तो इस जो एक्ट नया लाया है इसका एक तो एम है कि पूरा सिस्टम है उसे इजी बनाना ताकि सब लोग समझ सके। और जो पोस्ट ऑफिस है, मतलब पोस्ट की जो भी स्कीम वगैरह चलाई जा रही है पोस्ट ऑफिस द्वारा, उसे बढ़ावा मिले। और इसके साथ साथ इसे सिटीजन सेंट्रिक बनाना, जो आम नागरिक है उनकी लाभ के लिए काम कैसे करे, उनके लिए ये काम कैसे करा, तो सिटीजन सेंट्रिक बनाने का इसका एम है। अब ये भी बात देख लो कि पोस्टल सर्विस होती है ना, वो यूनियन लिस्ट में आती है। अगर पोस्टल सर्विस यूनियन लिस्ट में आती तो यूनियन इस पर कोई भी एक्ट बना सकती, ये बात तो आपको पता ही होगी। अगर यूनियन लिस्ट में है तो यूनियन इस पर कोई भी एक्ट। तो अब देखो मुद्दा क्या हुआ, पहले इसकी प्रोविजन देखोगे तब आपको समझ में आएगा इसमें मेन मुद्दा हुआ क्या है। अब थोड़ा बहुत कंपेरिजन हम देख लेते हैं। हम बात करते हैं पोस्टल एक्ट 1890 एक्ट, मतलब 1898 का पोस्टल एक्ट, और 2023 का जो 2023 का जो पोस्टल बिल है ना, उसके थोड़ा कंपेरिजन देख लेते दोनों का प्रोविजन क्या क्या। तो पहले क्या होता था, जो 1898 का एक्ट था ना, उसमें ये होता था कि जो लेटर भेजना था ना, वो भेजने का प्राप्त करने का काम ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकते। तो आप ये बोलोगे नहीं हम भी लेटर भेज सकते थे, कैसे नहीं भेज सकते, हाँ प्रैक्टिकल रूप से आप ही भेज सकते थे, बट इस एक्ट का जो प्रोविजन था, तो देखो एक्ट कब बना था 1898 में, अंग्रेजों का रूल था, अभी तक चला आ रहा था, इसे चेंज ही नहीं किया गया। अब 121 से 22 साल बाद में चेंज किया जा रहा है। तो तब तो इसमें ओनली सेंटर था, केंद्र था, वही पोस्टल भेजने का काम कर, बट प्रैक्टिकल में इसमें जो भी कोई भी पीपल है उसमें भेज तो सकता था, उसे ले भी सकता था। पोस्टल बैलेट या कोई भी पेपर वगैरह किसी को पत्र भेजना था वो पोस्ट ऑफिस की सहायता से भेज सकता था। बट प्रैक्टिकली एक्ट की बात करें, एक्ट में ऐसा प्रोविजन, तो अब इस प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया। अब इसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति है वो पोस्टल भेज सकता है, कोई भी लेटर भेज सकता है, उसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल बात थी। अब सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है आपको पता है, इस एक्ट में एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें कहा गया है कि अगर इंडियन पोस्ट को लगे, उनको डाउट हो जाता है अगर किसी बात पर कि यह जो पोस्ट भेजी जा रही है या ये जो चीज़ भेजी जा रही है इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ उनको सस्पेक्ट लग जाए किसी आइटम से, तो वो उस आइटम को या उस आर्टिकल को खोल सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। यानी कि इंटरसेप्शन है वो अलाउ कर दिया गया। पहले इंटरसेप्शन अलाउ नहीं था, अब इंटरसेप्शन को अलाउ कर दिया है कि अब पोस्ट ऑफिस को अगर डाउट लगता है तो वो अपने सीनियर अधिकारी को भेजेगी और सीनियर अधिकारी है इस जो इंटरसेप्शन है उसे अलाउ कर सकता है और ये जो आर्टिकल था उसे खोल सकता है, उसको चेक कर सकता है। तो सारे विपक्ष में ये मुद्दा बन गया, बिकॉज कि अब आप आर्टिकल को खोल सकते हो तो आप कोई भी आर्टिकल खोल सकते हो। और सरकार ने इसी का रीज़न दिया है, सरकार कुछ जो ग्राउंड बेस है उसके आधार पर ही ये आर्टिकल खोल सकती है। तो कौन कौन से है, एक तो इमरजेंसी की सिचुएशन है, एक पब्लिक सेफ्टी का सिचुएशन है, साथ ही साथ में एक पब्लिक ऑर्डर का सिचुएशन है। ये 4-5 अगर इश्यूज आ जाते हैं तो सरकार है वो इन स्थिति में इस जो आर्टिकल भेजा जा रहा है उसे खोल सकती है। तो अब विपक्ष का मुद्दा क्या है, इसमें कमियां क्या है, विपक्ष का कहना है तो सबसे पहली बात है कि अगर आप खोल सकते हो फिर तो हमारी जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू एक्सप्रेशन है, वो वायलेट हो जाएगा। तो राइट टू प्राइवेसी तो देखो समझ में आ जाता है कि आप कोई पर्सनल चीज़ भेज रहे हो, अगर सरकार उसे खोल के देख रही है तो आपके राइट टू प्राइवेसी तो वायलेट होती है। बट ये राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये कैसे वायलेट होगा। अब मैं कोई बुक लिख के भेज रहा हूँ या मैं कोई सीक्रेट लेटर भेज रहा हूँ किसी मेरे रिलेटिव या किसी को भी, तो वो उसमें मेरी एक्सप्रेशन फीलिंग है वो व्यक्त की गई। अगर सरकार उसको
खोल के देख लेगी तो मुझे इस चीज़ का अगर पता है कि सरकार देख सकती है तो मैं बोलूँगा ही नहीं कि ऐसी चीज़ लिख के ही नहीं भेजूंगा, क्योंकि मेरे को डर है कि सरकार देख लेगी। तो ये तो मेरी राइट टू एक्सप्रेशन का वायलेशन ही हुआ ना, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी वायलेशन ही हुआ ना। तो इस प्रकार से ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी वायलेशन कर, ठीक है। साथ ही साथ में एक और कमी इसमें ये है कि ये जो सारे वर्ड है ना, या जो ग्राउंड है जिसके आधार पर सरकार में नहीं, पोस्ट ऑफिस है, वो चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है, या इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या जो इसमें आर्टिकल है उसे खोल के देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इसके ग्राउंड क्या है? इसके ग्राउंड है इमरजेंसी सिचुएशन है, पब्लिक सेफ्टी है, पब्लिक ऑर्डर है, ये सारे ग्राउंड है। तो विपक्ष का कहना है कि अगर आप ऐसे देख सकते हो तो पहले आपके अकॉर्डिंग इमरजेंसी क्या है, पब्लिक सेफ्टी क्या है? कुछ भी सिचुएशन को आप तो इमरजेंसी बोल सकते हो। अभी मेरे को लग रहा है नहीं यार, मैं लेट हो रहा हूँ, इमरजेंसी सिचुएशन है, इस आर्टिकल को खोल। पब्लिक सेफ्टी, मेरी ऑफिस में आके किसी ने धरना प्रदर्शन कर दिया, ये तो पब्लिक सेफ्टी का इश्यू है। आप आर्टिकल को, पब्लिक सेफ्टी होती क्या है, किसको आप पब्लिक सेफ्टी मानोगे? पब्लिक सेफ्टी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। कोई फिक्स तो कर लो ना, इन चीज़ों में, इन स्थितियों में आप खोल सकते। तो ये विपक्ष का दूसरा मुद्दा। तीसरा, विपक्ष इस बात पे हल्ला मचा रहा है कि सरकार है उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर। अगर आपका जो आप आर्टिकल भेज रहे हो या कुछ भी सामान भेज रहे हो वो डैमेज हो जाता है, गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप देखो प्राइवेटली किसी को भेजते हो आर्टिकल वगैरह कोरियर के थ्रू, तो कोरियर जो सर्विस है वो रेस्पॉन्सिबल है, कोरियर कंपनी रेस्पॉन्सिबल। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे हाथ खड़े कर दिए, अगर आप कोई चीज़ भेजते हो उसका कुछ भी नुकसान होता है तो गवर्नमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आपका भर्ती है, आपकी जो भरपाई है वो गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो ये विपक्ष का मुद्दा है कि इसमें भरपाई कौन करेगा? फिर तो वो आदमी जो भी सामान भेज रहा है उसको तो नुकसान होगा, इसके लिए कोई तो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। तो एक और ये विपक्ष का मुद्दा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी विपक्ष द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो जल्दबाजी में पास करवा दिया, अब तो राष्ट्रपति की साइन ही बाकी है, साइन होते ही ये परमानेंट हो जाएगा। हो सकता है राष्ट्रपति एक बार फिर से भेज दे, बट भेजेंगे नहीं तो हो सकता है ये फाइनल हो ही जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ की गई है, इसमें पहली बार प्राइवेट कोरियर सर्विस है उसको भी रेगुलेट किया गया है। ये क्वेश्चन अच्छा है, बन सकता है कौन से एक्ट में फर्स्ट टाइम है प्राइवेट कोरियर सर्विस को भी रेगुलेट किया गया है, या ये पोस्टल एक्ट है उसमें क्या प्राइवेट सर्विस कोरियर को भी पहली बार रेगुलेट किया गया। तो आप पहली बार सुन के शौक हो जाओ कि नहीं यार, जो कोरियर सर्विस है ये तो काफ़ी पुरानी है, तो इनको तो पहले किसी एक्ट में रेगुलेट किया होगा। तो नहीं, इससे पहली बार ये जो पोस्टल एक्ट है इसी में रेगुलेट किया गया। इससे पहले किसी एक्ट में ये रेगुलेट नहीं थी, इन पर कोई रेगुलेशंस नहीं था। ये चीज़ हो गई। बट इसमें कुछ अच्छे काम भी हुआ है, अच्छे काम जैसे कि कुछ वर्ड थे उनको हटा दिया गया है, ठीक है। और सरकार का कहना है कि राज्य में अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, पब्लिक सेफ्टी की बात आती है, उसे निपटने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार के कुछ अच्छे वर्ड भी इसमें ऐड किए गए हैं, जो पुराने वर्ड थे उनको हटाया भी गया है, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी इसमें ऐड की। ये पूरा आर्टिकल द पोस्टल एक्ट से संबंधित। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इंडिया एंड एडीबी ने 250 मिलियन 250 मिलियन 250 मिलियन लोन पर साइन किया है। इसके बारे में न्यूज़ में क्यों है? इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 250 यानी 250 मिलियन पर एक डील है उस पर साइन की है। ये डील है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट से संबंधित है, और इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट से संबंधित इंडिया ने है वो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया। कितना लिया है? 250 मिलियन का, 250 मिलियन का इंडिया ने वो लोन लिया। किससे लिया? एशियन डेवलपमेंट बैंक से। न्यूज़ आपको समझ में आया कि न्यूज़ में क्या था कि इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 250 मिलियन का लोन लिया है। किस लिए लोन लिया? ये लिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आएगी। अब जो ये लोन लिया वो सेकंड टाइम लिया गया था, इससे पहले फर्स्ट टाइम इंडिया ऑलरेडी ले चुका है एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन। अब इसका उद्देश्य जान लेते हैं, इस लोन लिया इसका क्या, इंडिया क्या करे। उद्देश्य जानने से पहले हम इसके बारे में जान लेते। तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसके लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो नोडल मिनिस्ट्री है इसकी। इसका एम है कि एक फ्यूचरिस्टिक यानी भविष्य के लिए एक इंडस्ट्रियल सिटी बनाई जाएगी। जो सिटी है वो इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज़ से काफ़ी अच्छी होगी और पूरे वर्ल्ड का ये डेस्टिनेशन बनेगी। इसका क्या एम है? एक ऐसी सिटी बनाई जाएगी जो फ्यूचरिस्टिक होगी, साथ ही साथ में ये इंडस्ट्रियल सिटीज़, मतलब इसका एम है एक फ्यूचरिस्टिक और इंडस्ट्रियल सिटी बनाई जाएगी जिसमें इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा और ये पूरे वर्ल्ड का एक डेस्टिनेशन बन जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित पूरे वर्ल्ड का डेस्टिनेशन बनेगा, ये इसका एम है। साथ ही साथ में इसमें प्ले एंड प्लग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाएगा। प्ले एंड प्लग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से तैयार की जाएगी। आपको हर तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड किया, जैसे रोड है, रेल है,
24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, एवरीथिंग है, वो सब आपको पहले से प्रोवाइड किया जाएगा। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, किसी को कुछ डेवलप करना है, किसी को कुछ कंपनी लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, तो उसको सब सुविधा है वो पहले से मिल जाएगी। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से मिल जाएंगी। तो इसे प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, अभी सिटी की बात करें तो इसे मॉनिटर कौन करेगा? तो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है वो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट द्वारा इसे मॉनिटर किया जाएगा। किसके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा? तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट द्वारा इसे मॉनिटर किया जाएगा। ये ट्रस्ट क्या काम करेगा? ये ट्रस्ट फंड देने का काम करेगा और इस ट्रस्ट को 2007 में बनाया गया था और 2016 में इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया था। इसका कंपोजिशन क्या है इस ट्रस्ट का? तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट का जो कंपोजिशन की बात करें तो इसके फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा और भी मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर शामिल होते हैं, जैसे रेलवे मिनिस्टर शामिल होते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री शामिल होती है, रोड मिनिस्ट्री शामिल होती है और भी कई सारी मिनिस्ट्री शामिल होते हैं। साथ ही साथ स्टेट के सीएम शामिल होते हैं, नीति आयोग के चेयरमैन वो शामिल होते हैं, एनआईसी की बहुत सारे और भी व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। बात करें इसके बारे में कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट की, तो ये फंड देने का काम करेगी, जो सपोर्ट देने का काम करेगी। और इसमें जो ज़मीन है तो स्टेट लैंड है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो इसे लैंड प्रोवाइड करने का काम है वो स्टेट द्वारा किया जाएगा, इसलिए सीएम को भी शामिल किया गया ट्रस्ट में। तो ये पूरा लोन से संबंधित था। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है जगन्नाथ टेम्पल ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे। न्यूज़ में क्यों है? उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल कॉरिडोर है उसका जनवरी में इनोग्रेशन किया जाएगा। जगन्नाथ टेम्पल है उसको न्यू डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसमें नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसका इनोग्रेट कब होगा? जिसका इनोग्रेट होगा वो जनवरी में होगा। न्यूज़ जान ली। अब एक बार इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते। देखो ये प्रोजेक्ट है, इसमें क्या है, जो मंदिर परिसर में पूरा परिक्रमण जो पथ होता है उसमें क्या होगा, एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, पूरे मंदिर में परिक्रमा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, जो मेघनंदा पचेरी, ये मेघनंदा पचेरी क्या होती है? मंदिर के चारों ओर की जो बाउंड्री होती है, जो पत्थर से बनी हुई बाउंड्री होती है, इसे मेघनंदा पचेरी कहा जाता है। इसमें ग्रीन बफर जोन बनाया जाएगा। जैसे कि ये मंदिर है, इसके चारों ओर ये एक मेघनंदा पचेरी यानी कि चारों ओर बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बीच में एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, जो ग्रीन बफर जोन होगा, जो बाहर की दीवार है उसके और मंदिर की भी दीवार, उसके बीच में एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। फिर इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जो मंदिर के चारों ओर की परिक्रमा है ना, इसमें एक परिक्रमा जोन का निर्माण किया जाए, जिसमें अगर कोई श्रद्धालु है वो आ रहा है तो इस जो जोन बना है इसके थ्रू मंदिर में जा सकता है। तो पूरा एक परिक्रमा जोन बनाने का काम करे ताकि भीड़ है उसे नियंत्रित किया जा सके। साथ ही साथ में इस मंदिर को मॉडर्न डे पिलग्रिम की तरह बनाया जाएगा। तो मॉडर्न डे पिलग्रिम क्या होता है? मॉडर्न डे पिलग्रिम में ये होता है कि अगर है कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है तो चलने की व्यवस्था होगी, साथ ही साथ में उसे उसके लिए भोजन की अलग से व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था वो अलग होगी, शौचालय की व्यवस्था अलग से होगी। इस प्रकार से जो भी छोटी मोटी व्यवस्था होगी वो अलग से की जाएगी, ताकि ना तो भीड़ एक जगह इकट्ठा हो, ना गंदगी फैले, प्रॉपरली पूरा अलग से पूरी व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए श्रद्धालुओं। अभी जो प्रोग्राम होने वाला है इसमें क्या क्या काम किया जाएगा, जो ये होने वाला है इनॉग्रेशन, तो इसमें 4 जो गेट है उसका नाम रखा गया 4 वेदों पे। ऋग्वेद के नाम पर ईस्टर्न गेट है उसका नाम रखा ऋग्वेद, और साउथ गेट है उसका नाम रखा गया यजुर्वेद, और वेस्ट गेट है जिसका नाम रखा गया सामवेद, और नॉर्थ गेट है जिसका नाम रखा गया अथर्ववेद। इस 4 गेटों का नाम 4 वेदों के नाम पर रखा। साथ ही साथ में इसमें लोक नृत्य होंगे, इसमें एक लोक रचन यज्ञ होगा, ये 3 दिन तक यज्ञ चलेगा इसमें। फिर अलग अलग व्यवस्था की जाएगी, जैसे कि और क्या क्या किया जाएगा इसमें मंदिर में डांस होगा, रिचुअल्स होंगे, और भी संगीत होगा, और भी कई प्रकार के इसमें प्रोग्राम किया जाए। और उड़ीसा में है एक अलग से स्कीम भी चल रही है जो इसके लिए काम करती है। ये स्कीम है अम्मा उड़ीसा नवीन उड़ीसा, जो इस प्रकार के जो भी प्रोग्राम होते हैं मंदिर से संबंधित उसको पूरा करने का काम करती है। अब हम एक बार जगन्नाथ मंदिर के बारे में जान लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर है ये महोदय यानी बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पर एक महोदय जगह है जो कि है पूरी उड़ीसा में, पूरी जिला है उड़ीसा में, एक पूरी जिला है जहाँ पर एक जगह है महोदय जो बे ऑफ बंगाल पर स्थित है, वहाँ पर यह मंदिर बनाया गया। ये 4 धामों में शामिल है। 4 धाम कौन कौन से? बद्रीनाथ, द्वारिका जी, रामेश्वरम और पूरी जगन्नाथ, ये 4 धामों में शामिल है। यहाँ पर किन किन की पूजा होती है? तो यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी उनकी पूजा होती है, साथ ही साथ में इनकी सिस्टर है सुभद्रा जी, इनकी पूजा होती है, और इनके बड़े भैया है बालभद्र जी, इनकी पूजा होती है। इन तीनों की मूर्तियाँ लगी हुई है और इन तीनों की वहाँ पर पूजा होती है। अब बात करते हैं नवकलेश्वर की। नवकलेश्वर ये क्या होता है? या नवकलेवर क्या होता है? तो वो एक प्रोग्राम
जगन्नाथ मंदिर का एक सिस्टम है कि हर 12 या 19 सालों बाद में जो ये मूर्तियाँ होती है उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो ये मूर्तियों को रिप्लेस करने का जो प्रोग्राम है इसे ही नवकलेवर कहा जाता है। नवकलेवर यानी क्या होता है, हर 12 यानी 12 और 19 ईयर्स के बाद में जो तीनों मूर्तियाँ हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, उनकी जगह नई मूर्तियाँ लगाई जाती है, तो इसे नवकलेवर कहा जाता है। ये वर्ड याद रखना, नवकलेवर किससे संबंधित है, जो जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल बाद में या हर 19 साल बाद में जो मूर्तियाँ होती है उनको रिप्लेस किया जाता है और उसके स्थान पर नई मूर्तियाँ लगाई जाती है, जिसे नवकलेवर की घटना कहा जाता है, नवकलेवर कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब इसका क्रिएशन यानी किसने इसको बनाया था, निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था गंग डायनेस्टी थी। गंग डायनेस्टी के किंग थे जिनका नाम था अनंतवर्मन चोंगगंगा। गंग डायनेस्टी यानी गंग राजवंश से इनके एक किंग थे जिनका नाम था अनंतवर्मन चोलगंगा। उनके द्वारा 12वीं सेंचुरी में इस मंदिर का निर्माण करवाया। कब निर्माण करवाया गया था, 12वीं सेंचुरी में। किसके द्वारा करवाया गया था, अनंतवर्मन चोलगंग द्वारा। कौन थे ये गंग, कौन सी डायनेस्टी से संबंधित थे, ये गंग डायनेस्टी से संबंधित थे। ठीक है, और इसका जो निर्माण किया गया है ये कलिंग स्टाइल में किया गया है और इसमें 65 मीटर जो हाइट है वो मंदिर की हाइट है, मतलब मंदिर का जो प्लेटफॉर्म है जिसकी हाइट है वो 65 मीटर है। और हर साल श्री जगन्नाथ फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें रथ यात्रा की जाती है, साथ में बहु यात्रा भी की जाती है। इस प्रकार का इसमें फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। अभी हम एक बार कलिंगा आर्किटेक्चर के बारे में जान लेते हैं, कलिंगा स्टाइल के बारे में। तो कलिंगा स्टाइल को ओडिशा स्टाइल भी कहा जाता है या ओडिशा टेम्पल स्टाइल भी कहा जाता है। ये नागर स्टाइल है ना, देखो एक तो नागर स्टाइल है, आपने पढ़ाई होगा, आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो वह नागर स्टाइल के बारे में पढ़ते। तो नागर स्टाइल है, उसका सब पार्ट है वो है, सब टाइप है वो है कलिंगा स्टाइल। नागर स्टाइल का सब पार्ट है या सब स्टाइल है वो है कलिंगा स्टाइल है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 ऑर्डर होते हैं। जो टेम्पल है उसके 3 ऑर्डर होते हैं और इसे 3 ऑर्डर में क्लासीफाइड किया जाता है। कौन कौन से 3 ऑर्डर होते हैं, एक होता है रेखा पीड़ा, सबसे नीचे एक साइड में होता है रेखा पीड़ा, फिर पीड़ा देउल, फिर होता है खाकरा। ये इसे 3 टाइप से क्लासीफाइड किया जाता है। जो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर है उसे 3 टाइप से क्लासीफाइड किया। बात समझ में आ रही है आपको। पहले हम बात करें कलिंगा आर्किटेक्ट स्टाइल की यानी ओडिशा स्टाइल की। ये नागर स्टाइल का पार्ट है। ठीक है, इसमें 3 ऑर्डर होते हैं, 3 ऑर्डर में से क्लासीफाई किया जाता है। 3 ऑर्डर कौन कौन से होते हैं, पीड़ा देउल, खाकरा और रेखा पीड़ा। अब इसमें जो शिखर होता है उसे रेखा देउल भी कहा जाता है, ये वर्टिकल शेप में होता है, ऊपर से वर्टिकल शेप में होता है। और जो शिखर होता है उसे रेखा देउल भी कहा जाता है। देउल जिसे आम जो जगमोहन यानी जो मंदिर का मंडप होता है जिसे जगमोहन भी कहा जाता है। मंडप आप समझ रहे हो, जहाँ पूरे श्रद्धालु बैठते हैं, बीच में जो जगह होती है जिसे मंडप कहा जाता है। और उड़ीसा जो स्टाइल है इसमें इसे जगमोहन भी कहा जाता है, जगमोहन। ठीक है, बाहर की दीवारी होती है, वहाँ पर भव्य नक्काशी होती है, कावड़ होती है, अलग अलग प्रकार से इसमें पेंटिंग की जाती है। और जो अंदर की दीवारें होती है वो प्लेन होती है, वहाँ पर ज़्यादा नक्काशी नहीं की जाती। नीचे जो शेप होता है वो स्क्वायर स्टाइल में, तो स्क्वायर 4 होता है, उसमें वर्गाकार जो आकृति होती है वो नीचे का शेप होता है उसमें। इसमें 5 रथ है, 2 अनुरथ है, 2 कोणार्क रथ है और 1 रथ है, जो 5 इसमें टोटल रथ बनाए गए। इसमें जो पिलर है उसका यूज़ नहीं हुआ, जो मंदिर है उसके परिसर में पिलर का यूज़ नहीं किया है, बाकी सपोर्ट के लिए लोहे के जो खंभे होते हैं उनका यूज़ किया। और कलिंगा स्टाइल के कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है, कोणार्क जो सन टेम्पल है वो भी कलिंगा स्टाइल का है। इसके साथ साथ में जो पुरी का टेम्पल है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी कलिंगा स्टाइल का एग्जाम्पल है। और भुवनेश्वर का एक लिंगराज मंदिर है वो भी कलिंगा स्टाइल का। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।